स्टार्ट रिकॉर्ड। ओके, सो इंटेलेक्ट क्या फैकल्टी है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, अंदर ले रहा है। आप देखें थोड़ा सा डीप है ना ये। मन थॉट्स के फॉर्म में हम अपने आप महसूस हो जाता है, यहाँ विचार, विजन, फ्लैशबैक्स, मेमोरीज, ये सब कुछ ये मन को थोड़ा थोड़ा समझ पर इंटेलेक्ट समझ में नहीं आता। मैं जो भी बोल रहा हूँ कुछ है जो अंदर से ले रहा है उसको, है ना। अब मैं आपकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बात करूंगा या फिर आप जो भी बोलोगे उसके आप जो भी सोचते हैं, मान लीजिए तो कुछ है जो उसको रिजेक्ट करता है, कुछ है जो अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको इंटेलेक्ट कहते हैं। ठीक है। सो इंटेलेक्ट के लेवल पर अक्सर क्या होता है, इंटेलिजेंस के लेवल पे जब भी प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे क्या दिक्कत होती है, डाउट्स आते हैं मन में, क्योंकि अब वो उसको समझ नहीं आ रहा मैं लूं या इसको रिजेक्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। डाउट्स जब भी हमको आते हैं कि अरे यार जैसे आज इंडिया पाक का मैच चल रहा है, यार मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा। तो अभी क्या कंफ्यूज है, डाउट्स है, इसमें क्या हो रहा है, इंटेलेक्ट एक चीज नहीं कर पा रहा है, ये या वो। ठीक है, इट इज नॉट एबल टू डिसाइड। डिसीजन जो पावर है वो इंटेलेक्ट की है, कि वो और डीप और बड़ा होता है माइंड से भी। ठीक है, और फिर इंटेलेक्ट के बाद में या फिर कोई हमें इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है हमें कि मैं ये करूं या वो करूं, ये सब कुछ इंटेलेक्ट का फंक्शन होता है। ठीक है। फिर ये डिसीजंस लेने के बाद में क्या होता है कि जब भी हम आज कुछ जो आप मुझे सुन रहे हैं वो सब कुछ आपको कुछ अंश में याद रहेगा, तो वो जो स्टोर हो रहा है ना उसको मेमोरी कहते हैं, चित्त कहते हैं। चित्त के अंदर क्या ये सारे इंप्रेशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ या और भी जो चीजें आपने सुनी होगी वो सब कुछ वहीं पर मौजूद है। ठीक है। फिर आ जाता है चित्त मेमोरीज का एस्पेक्ट। तो जैसे कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, उन्हें इमोशंस मेमोरीज परेशान करती है, सब चित्त के लेवल पे प्रॉब्लम्स होती है और डीप होता है मन से। इसलिए इमोशन थॉट्स का बिगड़ना, थॉट ज्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं, विचार परेशान कर रहे हैं, ये मैनेज हो जाते हैं क्योंकि माइंड के लेवल पर है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर डाउट्स आ रहे हैं वो इंटेलेक्ट के लेवल पे होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज कर पाना, क्योंकि डाउट्स इज लाइक एक डिसाइडिंग फैकल्टी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इट इज नॉट एबल टू टेक वन थिंग। ठीक है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर मेमोरीज, उसमें इमोशंस और फीलिंग्स का आयाम होता है। तो जो जो भी फीलिंग्स होती है, फ्लैशबैक्स, मेमोरीज होती है, ये और ज्यादा परेशान करती है क्योंकि ये इनका लेवल और गहरा होता है। के और लास्ट जो सिक्स लेयर है कॉन्शियसनेस की, इवन बियॉन्ड चित्ता, इज कॉल्ड द ईगो और द सेल्फ। सॉरी, ईगो। ईगो मतलब जिस चीज से हम अपने आप को पहचानते हैं। कोई अपने आप को छोटा मानता है, कोई अपने आप को बड़ा मानता है, कोई जो भी चीज जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं कौन हूँ, वो कुछ हमारी आइडेंटिटी है, कुछ टैग्स है जो हमने लगा रखे। एक्चुअली आइडेंटिटी हमारी तो वास्तव में वो नहीं है। जैसे आप समझ सकते हैं गिफ्ट बॉक्स है, उसके बाहर का एक रैपर है, तो वो रैपर ईगो है। ठीक है। वो रैपर हमने अलग अलग तरह का लगा रखा है, अंदर सबके अंदर एक ही माल है लेकिन वो रैपर अलग है सबके अंदर। तो वो रैपर जो है वही ईगो है, दैट एक सूडो या फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, जिस चीज से हम अपने आप को पहचानते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो भी आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं, चाहे अच्छा या बुरा, वो ईगो का पार्ट है। एंड देन बियॉन्ड द ईगो देयर इज द प्योर आत्मन और सेल्फ, विच इज ऑल पर्टेनिंग, विच इज, आप कह सकते हो कि वही एक चीज है जो नहीं बदलती है, बाकी सारी चीजें बदलती है। मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, कभी डाउट्स आते हैं, कभी क्लैरिटी आती है ना। इम्प्रेशंस कभी नहीं होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ईगो में हम अपनी पहचान जो है कभी छोटे महसूस करते हैं, कभी बड़ा महसूस करते हैं। ये सारी चीजों में बदलाव आता है, बट सेल्फ में बदलाव नहीं। इज ऑलवेज सेम, जो पहले था जो आज है वो हमेशा शाश्वत है। तो अब बात ये आती है कि आज का जो हमारा डिस्कशन है शक्ति, इसका इस सबसे रिलेवेंस क्या है। जो भी हम पाना चाहते हैं, ठीक है, हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं बड़ा, अब दो चीजें, या तो वो आपकी डेस्टिनी के अंदर है, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं करोगे ना, तो भी आपको मिलना है। इफ इट इज इन योर डेस्टिनी, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर वो डेस्टिनी में नहीं है फिर भी हमें उसको पाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आज का डिस्कशन उस पर है। ठीक है, जो डेस्टिन पार्ट है वो तो होगा ही होगा, वो मिलना ही मिलना है आपको, उसमें कोई दो राय नहीं।
बट वो चीज जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, बट स्टिल हम उसे अनलॉक कैसे करें, आज की पूरा डिस्कशन उस चीज पर है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन, शक्ति। तो लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स है ना, कम है, ज्यादा है, एक है, दो है, बड़े हैं, छोटे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितना स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, कितनी शक्ति हमारे अंदर है। उसी पर डिपेंड करेगा कि हम कितना अचीव कर सकते हैं जीवन में। आप देखना कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वैसे हम दूर से भले उनको काफी बड़ा भला बुरा कहते रहते हैं, बट पॉलिटिशियंस की एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखना उनके पास में लोग सिर्फ कंप्लेन लेके जाते हैं, ठीक है, उनका उन्हें कुछ भी वो लेते नहीं, उनका हाथ हमेशा यही रहता है, बस कंप्लेन लेके आते हैं। अगर आप किसी पॉलिटिशियन से फेस टू फेस मिले हो या उसके घर पे जाके कभी आपने देखा हो, तो भीड़ लगी हुई होती है। ही इज ऑलवेज इन अ गिविंग मोड, यहाँ भी क्या कंप्लेन है तुम्हारी, लो मैं ये देता हूँ। वो एक राजा की तरह होते हैं, इज ऑलवेज इन अ गिविंग मोड, ठीक है, उसको कुछ भी लेना नहीं होता। लेकिन उसी का उल्टा एक जो एक सिंपल कह सकते हो काम करने वाला, उसको एक पूरी तरह से जो कंप्लेनिंग माइंड होता है कि मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो ये सब कुछ एक कंप्लेनिंग माइंड, एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, ठीक है। उसका आप लेवल देख सकते हो, जो सिंपल एक लेबर या काम करने वाला, ही इज जस्ट फ्रस्ट्रेटेड विद ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो इसी वजह से उसके अंदर जो शक्ति का आयाम है इन लेयर्स में कम है, तो वो उसकी डेस्टिनी कुछ वैसी है। और पॉलिटिशियन की डेस्टिनी वैसी है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो बस, डेस्टिनी तो ही है, बट उसका एनर्जी का लेवल भी वैसा है दैट ही इज ऑलवेज इन अ गिविंग मोड। उसको हमेशा अपने आप को वो यही लगता है कि यस आई कैन गिव दिस दैट, वो इसका ये काम मैं करवा सकता हूँ। हालांकि उसका उनको ईगो भी आता है कि तुमने मेरा काम नहीं किया, मैंने ऐसे बोला था, मैंने जो बोला वो होना चाहिए, कि ये ड्रॉबैक भी है। बट यस, दे आर ऑलवेज इन अ गिविंग मोड, ठीक है। तो ये शक्ति का डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक जो जो बड़े बड़े बिलियनर्स है ना, ये वॉरेन बफे या फिर बिल गेट्स, इन सब ने 95% तो अपनी प्रॉपर्टी अभी इन्होंने डोनेट कर दी, ठीक है। सिर्फ 5%, हालांकि वो भी बहुत ज्यादा है, बट स्टिल आप देखिए, आप अगर 100 रुपए लेकर के आए हो तो 95 रुपीज देना आपके लिए बहुत बड़ी टास्क है, ठीक है। यू कैन नॉट गिव इवन 10 रुपए भी देते हैं हम कहीं पे तो हमें लगता है, बट वो स्ट्रेट अवे पूरी जिंदगी कमाया, 95% लोग भी डोनेट कर दिया। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मनी एट ऑल, उसके लिए बहुत छोटी बात है, ठीक है। दिस इज द लेवल ऑफ हिज पावर, उसकी कॉन्शियसनेस का वो लेवल है कि भाई इतना ज्यादा उसमें पावर है कि उसको ये सब जो चीजें छोटी लगती है। और यही वो शक्ति का डिफरेंस है जो हमें उन लोगों से अलग करता है, कि व्हाई समवन इज अचीविंग मोर एंड व्हाई समवन इज अचीविंग लेस। किसी के लिए इतना सब कुछ करना बहुत छोटी बात है और किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सब कुछ एनर्जी लेवल की वजह से होता है। एनर्जी को किस तरीके से बढ़ाया जाता है, 3 तरह की एनर्जीज होती है हमारे अंदर जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो पहली है योग शक्ति, ठीक है, द पावर ऑफ योगा। सेकंड इज ज्ञान शक्ति, ठीक है, द पावर ऑफ नॉलेज। और तीसरी है मंत्र शक्ति, द पावर ऑफ मंत्र। ये 3 शक्तियां अगर आपके जीवन में बराबर है ना, तो आपका अचीवमेंट बहुत ज्यादा होंगे, आपकी डेस्टिनी से बहुत ज्यादा आप अचीव करोगे। पर अगर इन तीनों के आयाम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अचीवमेंट्स में यही फील होगा कि आई एम गिविंग अ लॉट बट आई एम नॉट गेटिंग, है, मुझे मिल नहीं रहा वो रिजल्ट जितना मैं एफर्ट दे रहा हूँ उसके डायरेक्शन में, बिकॉज कहीं ना कहीं इन 3 में से कोई ना कोई शक्ति आपके अंदर कम है, ठीक है। तो पहले हम योग शक्ति से बात करते हैं कि योग शक्ति क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए। योग शक्ति अगर आपके अंदर है तो वो क्या सिग्निफाई करता है, व्हाट विल इट सिग्निफाई। तो योग शक्ति जब भी व्यक्ति में प्रचुर मात्रा में होती है, तो पहली चीज उसके अंदर होती है कि वो कोई भी चैलेंज ले सकता है, ठीक है। उसको पहली बात तो प्रॉब्लम नहीं, वो चैलेंज वर्ड उसके दिमाग में आता है, ठीक है, कि ये एक बड़ा चैलेंज है जो मुझे लेना है, इसको पूरा करना है, ठीक है। दूसरी चीज, उसको बहुत फेथ होता है कि यस इस विल कम टू मी, ठीक है, डेफिनेटली नो डाउट मैं कर लूंगा। तो पहली चीज ये होना कि
है ना, वो तैयार रहता है, इज ऑलवेज रेडी। एंड सेकंड थिंग इज कि उसको बहुत फेथ होता है कि वो मिल जाएगा। ये योग शक्ति अगर है काफी अच्छी उसके अंदर, तो डेफिनेटली ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो योग शक्ति का ये डिफरेंस है कि वो अपने हर बार उसका है ना जो सोच रहेगी ना, वो अपनी जो जोन है उससे ज्यादा करने की सोचेगा। कि अगर मान लीजिए बिजनेसमैन है, वो 20 लाख का प्रॉफिट अर्न कर सकता है, अगर योग शक्ति बहुत प्रचुर होगी ना, तो ही विल वो हमेशा 40 लाख के प्रॉफिट से स्टार्ट करेगा। 20 लाख तो हो ही जाएंगे, 40 के लिए ट्राई करें। बट अगर कम होगी ना, तो ये अरे यार 10 भी आ जाए बहुत है, 20 20 आ जाए ना काफी है। ठीक है, ये चीज है। तो आप कितना चैलेंज ले सकते हो, ये योग शक्ति पर डिपेंड करता है। तो योग शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, अब उस पर हम बात करते हैं। योग शक्ति जो है ना, वो हमारे अंदर नेचुरली प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर नहीं है। बस क्या होता है कि हम है ना बड़े होते होते उसको है ना कम करते जाते हैं। तो उसको वापस से हमें है ना लौटना पड़ेगा बचपन की तरफ, जो हम करते थे ना, वही चीजें योग शक्ति को वापस बढ़ा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे है ना, अब मतलब जो भी हमारा शक्ति का जो फ्लो है हमारे अंदर, वो कहाँ होता है, स्पाइन के अंदर होता है। जो आपकी एनर्जी वो स्पाइन में स्टोर्ड है। और उस पूरी स्पाइन के अंदर अगर आपके ट्रैक्स अलाइंड है पूरी तरह से, तो शक्ति का फ्लो बड़ा अच्छा नेचुरली चलता रहता है। बट अगर वो फ्लो ही रुका हुआ ऑब्स्ट्रक्टेड है वहां पर, ठीक है, तो फिर क्या है कि शक्ति का जैसे एक जो एक ट्रैक है, 6 लेन ट्रैक है, उसमें अगर खड्डे हो तो गाड़ी कैसी चलेगी। तो एनर्जी आप सब में बराबर है, बट किसका फ्लो कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है कि शक्ति कितनी बड़ी है। तो फ्लो को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि एनर्जी के एपी सेंटर्स होते हैं, कुछ सेंटर होते हैं नीचे से लेके ऊपर हेड तक, जिन्हें हम 7 मेन सेंटर्स या चक्रास कहते हैं। तो ये जो 7 चक्र होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे हमारे लाइफ के सारी चीजें इन 7 चक्रों से रिलेटेड होती है। अगर 9 प्लैनेट्स की बात करें, तो ये सारे 9 ग्रह भी इन्हीं चक्रों में मौजूद होते हैं। तो मैं एक गुरु जी का वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर वो एस्ट्रोलॉजी और इन्हीं सब की बात कर रहे थे। तो उन्होंने जब उपायों पर बात कर रहे थे, ही सेड दैट कि यार ये सब ये क्या है कि तुम जो प्लैनेट्स तुम पर असर कर सकते हैं ना, तुम्हारा असर प्लैनेट्स पे उससे कई ज्यादा है जो प्लैनेट्स तुम पे डाल सकते हैं। देर इज नथिंग जो है ना प्लैनेट तुम पे कर पाए। बस ये है कि तुम्हारे अंदर फ्लो इतना बराबर होना चाहिए। एंड इसीलिए he said that if you are hollow and empty, ठीक है, तो you can affect them, what they will affect you. Okay, the stones which you wear, they cannot give you that power which you can impart in that stones. ठीक है, so all this can happen when the tract is hollow and empty. है, तो वो हॉलो एंड एम्प्टीनेस जो है ना, उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल लाइफ में हम क्या करें ऐसा कि वो चीज हमें ज्यादा अनुभव हो और ये चीज होने लगे। तो सबसे पहले हम चक्रों पे बात करेंगे। तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, ये सारे अलग अलग चक्र जो हैं, ये हमारे बॉडी के पार्ट से रिलेटेड हैं, हर चीज से रिलेटेड है, आप समझ सकते हैं इनको। तो अब इनके रिलेटेड आसनास होते हैं, 7 मेजर आसनास जो इनसे लिंक होते हैं। तो जैसे मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र जो स्पाइन को खोल, जो हिप बोन को, हिप को थोड़ा ओपन करते हैं, ऐसे आसनास काफी अच्छे रहते हैं। तो कौन कौन से आसनास है मैं ये ग्रुप में शेयर करूंगा। एक बहुत ही अच्छा वीडियो लिंक है एक किसी का, वो मैं आपको जरूर से शेयर करके करूंगा, आप देख सकते हैं। तो उन 7 आसनास के अंदर ये सारे के सारे चक्रों पे है ना काम करने का पोटेंशियल है। अच्छा, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी के ना कि समथिंग रॉन्ग विल हैपन। दीज आर सिंपल योगिक आसनास, नथिंग एल्स। बट आप जितना उनमें होल्ड करना सीखेंगे ना, मेन थिंग इज होल्डिंग इनटू द आसन, नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर वंस एंड ट्वाइस। उससे कुछ नहीं होगा, आपने 1 मिनट के लिए बस है ना ये वीरभद्रासन किया और छोड़ दिया, उससे नहीं होगा। बट कितनी देर आप होल्ड कर सकते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना आपके अंदर वो
जो चक्र स्टेबलाइज होता है और कितना आपका फ्लो एकदम परफेक्ट होता है। यू कैन हील एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, ठीक है, यू डोंट नीड एनी मेडिसिन पर से। बट हाँ, क्या होता है कि जब तक हम वो सीख नहीं जाते ना पूरी तरह, तब तक हमें सपोर्ट की जरूरत होती है। तो पहली चीज है योगिक आसनास, और उसमें आपकी रूटीन स्टार्ट होनी चाहिए with the 7 asanas for 7 planets। इन 7 asanas for 7 chakras। तो 7 चक्रों के लिए 7 आसन सबसे इम्पोर्टेंट। तो जैसे वीरभद्रासन जो होता है, ठीक है, वो मूलाधार चक्र के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में स्वादिष्ठान चक्र के लिए बद्ध कोण आसन, मणिपुर चक्र के लिए नौक आसन, अनाहत चक्र के लिए उष्ट्रासन, विशुद्धि चक्र के लिए मत्स्य आसन, आज्ञा चक्र के लिए बालक आसन। और सहस्त्रार चक्र के आसन मुश्किल होते हैं, जैसे उसमें शीर्ष आसन आता है, एवरीवन कैन नॉट डू इट। तो अगर आप कोई नहीं कर सकते ना, तो उसको करने की कोशिश मत करना, ठीक है, वही करना जो आप कर सकते हो, उतना काफी है। तो फर्स्ट थिंग इज ओपनिंग द ट्रैक। ट्रैक को पूरी तरह, उसके ब्लॉक्स को खोलना पड़ेगा। ये तो उसके लिए क्या जरूरत है कि फर्स्ट यू शुड नो दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर हैविंग, ठीक है। आप सबको कहीं ना कहीं कुछ सेंसेशंस होती है कि नीचे लोअर बैक में अगर पेन है, स्पाइन के अंदर, लोअर स्पाइन में आपको बहुत गंदे वाइब्रेशंस फील होते हैं, स्पेशली एंजाइटी के केसेस के अंदर, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, बहुत ज्यादा आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती है, मतलब लोअर चक्रास आपके बिगड़े हुए हैं, सो यू नीड टू डू दोज आसनास मोर, उनमें होल्ड ज्यादा करना पड़ेगा। मूलाधार से रिलेटेड आसन, स्वादिष्ठान से रिलेटेड आसन, ठीक है। उसके बाद में आता है मणिपुर चक्र से रिलेटेड आसन। अगर आप में जेलिसी की फीलिंग ज्यादा है, या फिर आपको, है ना, कंटेंटमेंट नहीं मिलता है ना, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी एंड जॉय, इसका हैप्पीनेस एंड जॉय, इसका मतलब आपके अंदर मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ है, तो आपको उसका नौक आसन करना चाहिए, ठीक है। अनाहत चक्र पे ये क्या अलग से करने के लिए, जो जो भी आपको इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड, फियरफुल बहुत लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आपको चेस्ट खोलने वाले सारे आसनास करने चाहिए जो चेस्ट को ओपन कर सके। अगर कंप्लेन्स बहुत ज्यादा होती है, तो विशुद्धि चक्र आपका खराब है, आपको उस गिल्ट या कंप्लेन्स, तो आपको उससे रिलेटेड मत्स्यासन होता है, ठीक है, वो आराम से किया जा सकता है। तो ये सारे आसनास जब आप करोगे, तो विद इन अ स्पैन ऑफ अ वीक आपके अंदर ये सारे ट्रैक खुलते जाएंगे अपने आप, तो वो जो फ्लो है ना, वो अचीव होने लगेगा एनर्जी का, अपने आप ही आपका वेल बीइंग, हेल्थ, सब कुछ ही इम्प्रूव होता जाएगा। बट हाँ, क्वेश्चन की जो आप कर पाए, जितना हो पाए बस वही करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमें करना है आफ्टर द आसनास, फिर हम क्या करेंगे, यस, फिर हमारा पद्म साधना। यस, पद्म साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ल्ड में अचीवमेंट चाहिए ना, तो यू नीड टू हैव द पावर ऑफ सोलर प्लेक्सस, जो मणिपुर चक्र से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस जो है ना, ये हम सब में गुरुदेव कहते हैं ऑलमंड शेप में होता है, एक बादाम के शेप जितना होता है। बट जो योगीज होते हैं वो उसको एक्सपेंड करते करते एक ऑरेंज जितना कर सकते हैं, इतना बड़ा वो कर सकते हैं, एंड दैट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ पावर एंड स्मूथनेस इन लाइफ। पूरी तरह से लाइफ के ऑब्स्टेकल्स वहां से जुड़े हैं, ठीक है। जितना अच्छा आपका सोलर प्लेक्सस है, उतनी ज्यादा और इतनी ज्यादा आपके अंदर वैलर है, पैशन है, पावर है, ठीक है। सो पद्म साधना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो जो भी जानते हैं डू इट, नहीं जानते हैं प्लीज डू डीएसएन प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग का, उसमें आपको सीखने को मिलेगा पद्म साधना कैसे किया जाता है, ठीक है। सो आफ्टर द पद्म साधना हम 3 स्टेज प्राणायाम और क्रिया को हम करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जब हम करेंगे ना, पहले हम क्या, अगर आप सिर्फ क्रिया कर रहे हैं, तो देखिए आप बहुत चीजें मिस कर रहे हैं। आपकी जो सोलर प्लेक्सस है, आपने अभी उस पर काम नहीं किया, ये शुड डू पद्म साधना। अच्छा, आप पद्म साधना कर रहे हैं बट आपके हो सकता है लोअर जो चक्रास है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, तो लोअर चक्रास को प्रॉपर फंक्शन में लाने के लिए यू नीड टू डू लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, रनिंग, कार्डियो एक्सरसाइजेस, ठीक है, पुशअप्स, उठक बैठक, ये सारे आपके लोअर चक्रास को एकदम से नॉर्मलाइज करते हैं। और फिर
आस आसनास रिलेटेड टू देम। उसके बाद में आप जब पद्म साधना एंड क्रिया करेंगे तो आपको वो पूरी जो योगिक पावर है जिसमें हम कहते हैं कि द एबिलिटी टू टेक एनी चैलेंज, द इनर स्ट्रेंथ टू डू एनीथिंग एंड द फुल फेथ कि हाँ आई विल डू इट, ये सब आपको अचीव होने लग जाएगा। और जब ये आपको मिलने लग जाए तो आपके अंदर योग शक्ति आ चुकी है, ठीक है, नो डाउट अबाउट। बट अब क्या होता है कि जब योग शक्ति अंदर बढ़ने लगती है ना, तो क्या होता है, वर्ल्ड में जैसे ही हम जाते हैं वापस, वर्ल्ड तो वैसे ही है, सिचुएशंस वैसी ही हैं अभी के लिए, लोग वैसे ही हैं जैसे हमारे आसपास है, तो ये व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों वाला जो तीन चीजों का जगत है, ये दोबारा से उन्हीं पैटर्न्स में जकड़ते हैं। तो मन को दोबारा उसी स्थिति में रख सके, उसके अंदर बह नहीं जाए, इसके लिए जो पावर हमें चाहिए ना, आप योगा दिन में एक ही बार कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस आप 2 बार, हाईएस्ट से हाईएस्ट 2 घंटे, इससे ज्यादा क्या दोगे, 3 घंटे से ज्यादा क्या दोगे साधना को। बाकी पूरा टाइम तो आपको वर्ल्ड में ही रहना है ना, वहीं पे काम करना है। मन तो तब भी आपका, मन तो चंचल है, वो तो भटकेगा, तो तब मन को कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, तब आता है ज्ञान शक्ति। ठीक है, पहले योग शक्ति, अगर योग शक्ति नहीं है और सीधा आप ज्ञान की तरफ जाते हो तो वो इतना आपको असर नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक तो पूरा शरीर बिगड़ा हुआ है, मन बिगड़ा हुआ है, बुद्धि बिगड़ी हुई है, चित्त बिगड़ा हुआ है, तो आप क्या क्या नॉलेज कैसे जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो पहले योग शक्ति कैसे, द आसनास फॉर 7 चक्र, पहले कार्डियो एक्सरसाइजेस, आसनास फॉर 7 चक्रास पूरी तरह ढंग से होल्ड करके, इसके अंदर टोटली इन 7 को करने में 15 से 20 मिनट अगर हम लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि वो अपने आप ही आपको आपको किसी और को आपको देखने की जरूरत ही नहीं कि ये ठीक कर रहे हो या नहीं, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा आई एम डूइंग राइट। ठीक है, और देन पद्म साधना, क्रिया क्रिया। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस से आपके अंदर योग शक्ति पूरी तरह से बढ़ने लगेगी, बहुत प्रचुर मात्रा में। ठीक है, उसके बाद में ज्ञान शक्ति। तो जो 5 पॉइंट्स हमने बेसिक कोर्स में सीखे हैं, वो 5 पॉइंट्स आपको ना हमेशा काम आएंगे, ये तो बात है, इमीडिएट वर्क कर सकता है। बट क्या होता है कि इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ नॉलेज का सपोर्ट चाहिए, वरना मन को संभाला नहीं जा सकता। तो नॉलेज के अंदर भी जो बिगनर है, जो नॉलेज में एंटर करना चाहता है, स्पिरिचुअल नॉलेज में आने के लिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बहुत एनालिटिकल होते हैं, जो बुद्धि से सोचते हैं, और मतलब जिनकी बुद्धि ज्यादा चलती है, जिनको इंटेलेक्ट ही सब कुछ लगता है। दूसरे लोग होते हैं जो उससे थोड़ा सटल, जिनमें इमोशंस, फीलिंग्स, फेथ, ये सब डोमिनेंट होते हैं। तो दोनों के लिए एंट्री पॉइंट अलग अलग होते हैं। जो लोग इमोशनल हैं, जो लोग ज्यादा फेथ ओरिएंटेड हैं, जिन्हें एनालिसिस से ज्यादा मतलब नहीं है, आई डोंट वांट, बट उन्हें कुछ भावनाओं से रिलेटेड चीजें अगर मिले तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उनके लिए नारद भक्ति सूत्र, आपको गुरुदेव का नारद भक्ति सूत्र का कमेंट्री सुनना चाहिए। उससे आपके अंदर जो है नॉलेज, आपको काफी मन को संभालने की शक्ति मिलेगी। ठीक है, और कई ऐसे लोग हैं कि जिनको जो एनालिटिकल है, जो कि है ना अवेयर हैं, जो देख सकते हैं, जिनको मन, बुद्धि, चित्त सब समझ में आता है, दे कैन ऑब्जर्व। जैसे मैं भी थोड़ा उसी जगह ओरिएंटेड रहता हूँ, तो उनके लिए सबसे बढ़िया रहता है पतंजलि योग सूत्र। तो पतंजलि योग सूत्र से आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी तरह उसमें इंटेलेक्ट की बात की गई है, उसके अंदर फीलिंग्स और फेथ की चीज नहीं है, वो पूरा साइंटिफिक चीज है पतंजलि योग सूत्र। इट्स ऑल रिलेटेड टू द एनालिसिस। ठीक है, तो उससे आपको है ना अपने आप स्थिति हो जाती है नॉलेज में। तो या तो नारद भक्ति सूत्र या पतंजलि योग सूत्र, इन दोनों में से जैसा आपका ओरिएंटेशन है, यू आर मोर ओरिएंटेड टू फीलिंग्स, तो आप उसमें जाएं। अगर आप ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं एनालिसिस में, या फिर थोड़े लॉजिकल बुद्धि में इन्वॉल्व है, तो आप पतंजलि योग सूत्र से जाएं। ठीक है, तो आप नॉलेज को अंदर एंटर कर देंगे। और फिर इसके बाद में यू शुड डेफिनेटली कम टू अष्टावक्र गीता। अगर इसको आपने अपने लाइफ टाइम में नहीं सुना ना, तो यू हैव मिस्ड अ वेरी बिग थिंग इन द लाइफ। ठीक है,
अष्टावक्र गीता का नॉलेज जो गुरुदेव ने दिया, स्पेशली जो पुराना उनका इंग्लिश में डिस्कोर्स है, दैट मीन्स अ लॉट। उसके अंदर अगर आपने वो समझ में आ गया ना, तो आप किसी भी तरह की परिस्थिति में अपने मन को संभाल सकते हो, आप किसी भी चीज से बाहर निकल सकते हो। अष्टावक्र गीता सबसे बड़ा मार्ग, इसीलिए उसको विहंगम मार्ग कहते हैं, लाइक मूविंग इन अ फ्लाइट। फ्लाइट स्पीड से जो किसी को अपने गोल तक पहुंचा सके, वो अष्टावक्र गीता है। तो इट्स रियली रिक्वायर्ड फॉर टुडेज वर्ल्ड, जहाँ पर इतने सारे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने होते हैं, इतने सारी चीजें होती है। उनको अगर अष्टावक्र गीता का एंकर ऑफ नॉलेज अगर हमारे पास में हो, तो हम अपने आप को टिकाए रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ माइंड। देन कमिंग टू उपनिषद और फिर योग वशिष्ठ। ठीक है, इस टाइप से अगर आप थोड़ा अपना कर लेते हो, तो आपको जो है स्पिरिचुअल नॉलेज में आपकी स्थिति होने लगती है। इट्स लाइक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर सीधा अष्टावक्र गीता आप सुनोगे ना, पहले कुछ भी नहीं आपने सुना है, तो फिर वो आपको ऊपर से जाएगा कि ये सब क्या चल रहा है। बट आप पहले योग सूत्र या नारद भक्ति सूत्र आपने सुना, डिपेंडिंग ऑन योर ओरिएंटेशन, और उसके बाद में अष्टावक्र गीता आप अगर उसका नॉलेज लेते हो, सो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पावर to understand your mind, to hold your mind in all the worldly situations. आप उनसे अनटच्ड रहना सीख जाओगे। तो पहली चीज थी योग शक्ति को अटेन करना, दूसरी ज्ञान शक्ति से योग शक्ति जो अटेन की उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, पर अब क्या, नॉलेज भी हो गया, योग भी कर लिया एंड पावर भी आ गई। अभी तीसरा आयाम होता है, इन सबको छोड़ना भी तो है। इन सबको छोड़ा नहीं, अगर सिर्फ इसी में उलझे रहे, वो भी तो उलझन है ना। सो छोड़ने का जो तरीका है, इसी को मंत्र शक्ति कहते हैं। जो मन के मनन से मुक्त करवा सके, उसको मंत्र कहते हैं। तो मंत्र शक्ति के अंदर क्या होता है कि जो मंत्रों के द्वारा पावर पाई जाती है, उसको मंत्र शक्ति कहते हैं। तो आपने देखा होगा कई एस्ट्रोलॉजर्स भी है जो अलग अलग मंत्र सजेस्ट करते हैं, प्लैनेट्स गड़बड़ होते हैं, लाइक ये मंगल गड़बड़ है तो ओ मंग अंगारकाय नमः, आप इसके ऊपर जप करें, ये गड़बड़ है आपका, आप इसको करें। मंत्र में बहुत पावर है। ठीक है, आई हैव आल्सो सीन, मैंने केसेस देखे हैं ऐसे जो मंत्र शक्ति से काफी हद तक बैलेंस हुए। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी में मंत्रास बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। बट मंत्र शक्ति का जो आयाम है ना, उसको आप अगर सीधे स्टार्ट करते हैं, योग शक्ति भी नहीं है, ज्ञान शक्ति भी नहीं है, बस सीधा आप मंत्र आ जाएंगे, तो दैट विल नॉट इफेक्ट मच। ठीक है, मंत्र शक्ति पर वही आ सकते हैं, इसको समाधि और ध्यान का अनुभव होने लगा है। ठीक है, तो उसके केस में क्या है कि मंत्र शक्ति उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। इट्स लाइक गोइंग बियॉन्ड माइंड। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, योग शक्ति, और इससे हमने अभी माइंड के लेवल पे काम किया था, और मन से परे भी तो निकलना है ना। मन के परे नहीं निकले तो फिर मतलब क्या रहा, इसी वर्ल्ड में उलझे रह जाएंगे। तो उसको पार करने के लिए मंत्र शक्ति। ठीक है, तो मंत्र शक्ति जो लोग सहज कर चुके हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो सहज मंत्र ही ले। ठीक है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, सहज समाधि अगर आप दिन में 2 बार करें, दैट इज सफिशिएंट, उसमें सब कुछ है। ठीक है, अच्छा, जिन इसके साथ में अगर किसी ने उपनयन किया हुआ है, तो उनके लिए गायत्री मंत्र ऑलरेडी आपको ब्लेस किया हुआ है, तो दैट विल वर्क मोर। ठीक है, ब्लेस्ड मंत्र सबसे ज्यादा काम किया हुआ है। शिव दीक्षा ली है या गायत्री मंत्र की दीक्षा ले रखी है, दैट इज सफिशिएंट आपके लिए। पर अच्छा, वो लोग जिन्होंने अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है वो ही सब ले सकते हैं पहले तो। ठीक है, करना यही है, क्योंकि जो हम अपने आप से मंत्रास की चैंटिंग करते हैं, उसमें कम पावर होती है, बट जो गुरु से ब्लेस होके मिलता है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो अब चलो, अब आप अगर अपने लेवल पे करना चाहते हो कि अभी तो मैंने उपनयन नहीं किया, अभी तो मैंने ये नहीं किया है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं उस केस में। यू कैन स्टार्ट विद ऑल दो सिद्ध मंत्रास जो ऑलरेडी सिद्ध हुए हुए हैं। ठीक है, जिसको करने की जरूरत नहीं। तो उसमें जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ठीक है, और ओम दुम दुर्गायै नमः, ये 3 मंत्रास हैं
ये सिद्ध मंत्र है। तो इफ यू फील लाइक आपके अंदर जैसे शक्ति की कमी है, ह्रास है, कि नहीं है, तो दुर्गा देवी का मंत्र आपको करना चाहिए। सो वो कैसे करना चाहिए? इट्स लाइक कि आप सोने से पहले ही करो या फिर दिन में आपकी साधना पूरी करने के बाद में, एंड यू चैंट टिल, ना, जब तक आपको ऐसे एक मेडिटेटिव स्टेट का अनुभव नहीं होता। ठीक है, बिकॉज उसका वो एंड पॉइंट वही है कि अपने आप आपका जप भी बंद हो जाता है, जप अजप की स्थिति, कि जब अपने आप ही अजप बन जाए, कि अब कुछ भी एफर्ट नहीं है, एफर्टलेसनेस में काम, उस स्टेट तक पहुंचना एक्चुअली मंत्र का काम। ऐसे बैठ के माला लेके वो दिन भर ओम नमः शिवाय करने से वो इतना नहीं होगा। बट हाँ, ओम नमः शिवाय करते करते इफ यू गो इनटू मेडिटेटिव स्टेट, जब जब तक आप पहुंचते हैं, तो फिर वो उसका काम वो शुरू होता है, उसका आयाम स्टार्ट होता है। और वो आपके लिए वो कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सारे कर्मास धीरे धीरे डिलीट होने लगते हैं, अपने आप ही हमारे काम होने लग जाते हैं। तो इसलिए सहज मंत्र और जो दीक्षित मंत्र, वो तो अपने आप में अलग ही है। वो सब उसमें तो एफर्टलेसनेस होती है कि अपने आप बैठते हैं, एक दो बार में ही किसी को पूरा वो कर ही नहीं पाता। कई लोग कि दे कैन नॉट कंप्लीट अ माला ऑल्सो, वो तो बस सीधा ही समाधि में चले जाते हैं। और उन्हें जरूरत भी नहीं है कि वो पूरा मन का फेर के 108 माला कंप्लीट करें, बस वो तो उतने में एंड पॉइंट उसका आ गया। लेकिन जो इसके अलावा कुछ करते हैं, जो दीक्षित मंत्र के अलावा आप कुछ करना चाहें, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दीज थ्री मंत्रास आर सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग। ठीक है, फिर मंत्रास पे कुछ मतलब एंडलेस चीजें हैं, ठीक है, प्लैनेट से रिलेटेड होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं, ये अनाप शनाप बहुत बहुत सब कुछ होते हैं। बट इतना आपको इंट्रिकेसीज और डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी कर सकते हैं तो बहुत है। तो इन तीन चीजों से क्या होता है, सबसे पहले योग शक्ति को अटेन किया, है ना, पहले अपना चक्रास को थोड़ा काम करके हमने अपने ट्रैक को खोला पूरी तरह। ठीक है, हॉलो एंड एम्प्टी की तरफ हम बढ़ने लगे, साधना किया तो हम खाली होने लगे। खाली होना इंपॉर्टेंट है, योग शक्ति मतलब खाली हो जाना। उसके बाद दूसरी चीज है ज्ञान शक्ति, जिसके अंदर हमने उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए हमें नॉलेज की जरूरत है। तो पहले ज्ञान को पाया, फिर उसे मेंटेन करने के लिए वी नीड नॉलेज, तो ज्ञान शक्ति को हमने जाना। और फिर सबसे परे निकलने के लिए, टू गो बियॉन्ड माइंड, वी नीड द पावर ऑफ। तो ये तीन चीजों पे जब हम अपने लाइफ में काम करते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है ना, वो सब कुछ भी आप अचीव कर लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी विशेष थॉट सब आपके फुलफिल हो जाएंगे। वोट अब आपको अपने हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, थिंग्स विल स्टार्ट हैपन। एक बहुत प्यारी स्टोरी है, अगमा परंपरा में देवी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि देवी कहाँ पर है। तो ऐसे 5 लेयर्स के ऊपर देवी बैठते हैं। तो पहली लेयर आती है कछुए की लेयर, है ना, कछुआ। उसके ऊपर आती है सांप की लेयर, सांप आता है। उस सांप के ऊपर आता है शेर। उस शेर पे आता है एक सिद्ध, सिद्ध पुरुष। और उस सिद्ध के ऊपर कमल खिला हुआ, उस कमल पे देवी बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से वो देवी को रिप्रेजेंट करते हैं कि देवी इन पांचों पे बैठते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। तो पहला है कछुए का लेयर, द लेयर ऑफ टर्टल। तो ये क्या है, जब भी हम पद्म साधना स्टार्ट करते हैं ना, तो पहली लेयर जो हमारी बनती है वो स्टेबिलिटी की लेयर बनती है, कि लाइफ में जब ये सारे नाभि चक्र हमारा स्टेबल होने लगता है, तो जीवन में एक स्टेबिलिटी का आयाम आता है, एक सौम्यता आती है, स्थिरता आती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसको कंटिन्यू करते करते फिर अवेयरनेस आती है, सांप की लेयर। पहले क्या स्थिरता आती है, स्थिरता पे अवेयरनेस आती है। तो अवेयरनेस से हमें पता लगने लगता है, अरे ये बॉडी है, माइंड है, ब्रेथ है, इंटेलेक्ट है, मेमोरी, ईगो, ये सब कुछ है। ठीक है, इनका ज्ञान होने लगता है, द नॉलेज अवेयरनेस। उसके ऊपर आती है सिंह या शेर। शेर यानी कि डायनामिज्म पूरी तरह से। अब अवेयरनेस और अंदर से गजब का डायनामिज्म फूटता है। अगेन लाइक द सीईओ ऑफ कंपनी, ही हैज अ लॉट ऑफ डायनामिज्म।
उसके पास कितनी पावर होती है, सोचो उसके पास पूरी कंपनी का भार है, प्रॉफिट ले जाना है, एम्प्लॉयज को देखना हो कि नहीं, ही इज एबल टू मैनेज एवरीथिंग, बेस्ट मैनेजर ना। उसको पता है कि इतने डिस्टेंस इस पे ये करना है, ये करना है। तो वैलर या लॉयन का जो लेयर होता है वो उसके बाद में बनने लगता है, यानी कि हमारी लाइफ में वो ऐड होने लगता है। और फिर जब और हम कंटिन्यू करते हैं तो वही डायनामिज्म आगे कन्वर्ट होता है सिद्ध के लिए। यानी कि पहले एफर्ट 100% होता है और फिर वो एफर्टलेस स्टेज पे जाता है। कि सिद्ध का क्या होता है कि ये उसके सिर्फ संकल्प ही मैनिफेस्ट हो जाते हैं, एफर्टलेस होता है। तो पहले एफर्ट्स पूरी तरह से होने लगते हैं 100% सही डायरेक्शन में, फिर एफर्टलेसनेस की स्टेट आ जाती है, तो बिना इवन काम किए भी काम हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज द स्टेज ऑफ सिद्धा, जो कि उसके बाद में अटेन होती है। और फिर जब उसके भी पूर्णतः खिली हुई स्टेट जो होती है ना, वहां पर कमल पर देवी विराजमान। So this is the 5 layers on which the Devi या the manifester which is sitting there. तो हम क्या करते हैं, हमारी सबकी आप देखना साधकों की इसी टाइप से भी कैटेगराइजेशन है। पहले लेवल के साधक होते हैं, वो क्या करते हैं, जब जीवन में पूरी तरह अस्थिरता आती है ना, तभी वो साधना पर आते हैं। जैसे ही कछुए की लेयर बनती है वो छोड़ देते हैं, यार यार अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, अब हम पुरानी पैटर्न्स में वापस आ जाते हैं। फिर वापस कछुए की लेयर बिगड़ती है, फिर हम दोबारा कछुए की लेयर बनाते हैं, स्टेबिलिटी आती है, फिर हम लौटते हैं। तो हम एक उससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाते, कई लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, ये सबसे लोअर लेवल के लोग होते हैं। उसके ऊपर के लेवल के लोग होते हैं जो कछुए यानी कि स्टेबिलिटी आने के बाद भी कंटिन्यू करते हैं, तो उन्हें अवेयरनेस मिलती है अपने आप के प्रति, कंडीशंस के प्रति, बाहर और अंदर की जीवन की अवेयरनेस या ज्ञान उन्हें होने लगता है। तो वो सेकंड लेयर है। ठीक है, कई लोग उसके बाद में छोड़ देते हैं कि अरे यार अब तो मुझे इतना कुछ मिल गया, अब तो यार अब बहुत हो गया। ठीक है, तो वो उससे आगे नहीं बढ़ पाते, फिर वापस से अगर ऊपर नहीं जाएंगे तो नीचे तो गिरेंगे ही गिरेंगे। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी सीढ़ी है जिसपे से ऊपर चढ़ते जाओ, ऊपर नहीं चढ़ोगे तो नीचे तो कभी ना कभी हम गिरते ही जाएंगे, अगर वो एक ही जगह रुक गए तो। रुकना नहीं, चलते जाना। ठीक है, फिर कई लोग होते हैं जो अवेयरनेस को पार करके लॉयन यानी डायनामिज्म की स्टेज पर पहुंचते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके मोस्टली लोग छोड़ ही देते हैं कि अरे यार अब तो मेरे को सब कुछ ही मिल गया, अब मेरे को है ना। वो फिर क्या होता है कि एनर्जी फूटती इतनी ज्यादा है कि सच्ची उसको लगता है कि अब मैं क्या ही करूं करके, अब तो सब कुछ ही मेरे को हो गया। नहीं, तब भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए, डू नॉट लीव एट एनी कॉस्ट। उसके बाद एफर्टलेस स्टेज आ जाती है, सिद्ध की स्टेज। एंड देन फिर तो उसके ऊपर सीधा ही द मैनिफेस्टर या क्रिएटर या देवी जो है वो खुद ही उस उन्हीं की शीत है। ठीक है, मतलब सीधा देवी तत्व का ही अनुभव होता है उसके ऊपर। तो हम अभी कहाँ पर हैं, अगर लाइफ में स्टेबिलिटी ही नहीं है तो हम अभी तक फर्स्ट लेयर पे नहीं है। तो वी नीड टू डू एटलीस्ट पद्म साधना 2 टाइम्स अ डे, हमें 2 बार करनी चाहिए। और सिर्फ ऐसे नहीं कि जस्ट हम कर रहे हैं ना, 15-20 मिनट लगने चाहिए उसमें ढंग से। एक एक आसन में आपको ब्रेथ और होल्डिंग का कोऑर्डिनेशन जो है वो बैठना चाहिए, तब जाकर के ये पूरा प्रोसेस होगा। अगर सिर्फ ऐसे बस ऐसे खींच ऐसे करके अगर आपने किया पूरे उल्टा सीधा, बस कि बस हो गई 10 मिनट 5 मिनट, फिर नहीं होगा, फिर कोई मतलब नहीं। इससे तो अच्छा मत ही करो। अगर सच में आपको ये सब कुछ अनुभव करना है तो ढंग से आसन में होल्ड करते हुए ब्रेथ के साथ में अगर आप करते हो तो ये सारी चीजें मैनिफेस्ट करने लगती। हाँ, एंड देन पेशेंस तो चाहिए चाहिए, बिकॉज जितना हमारा डिस्टरबेंस है उसी के अनुपात में हमें साधना भी चाहिए, और उसी अनुपात में फिर हमारी ग्रोथ भी होती है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है शक्ति को अनलॉक करने के लिए। तो योग शक्ति, ज्ञान शक्ति और मंत्र शक्ति। तो अगर इन 3 चीजों पे हम काम करें तो लाइफ में हम जो अभी हमारे पास में है वो उसके आगे चाहे डेस्टिनी में हो या नहीं हो, आप उसको आराम से अचीव कर सकते। तो ये आज का हमारा सेशन था। ओके, सो नाउ अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो हम उन्हें ले सकते हैं।